हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि यूनिट 1 का एक इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे इस बुक में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं, उनका एक छोटे से में आपको इस पैराग्राफ में समझाया गया है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाता है कि डाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है इसकी स्टडी करने से, तो इस पैराग्राफ में आपको इतना मैटर मिल जाएगा जो कि आप ऐसे क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी में स्पेशली हम लोग पढ़ते हैं लाइफ फॉर्म्स के बारे में, यानी कि जो जीवन के जो रूप हैं, बहुत तरह का है ना। जैसे प्लांट भी एक प्लांट में भी जीवन है, एनिमल्स में भी जीवन है, और इनकी जो लिविंग प्रोसेसेस हैं ये किस तरीके से ये सरवाइव करते हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे इनके अंदर चेतना है, कैसे पता चलता है, या कौन कौन से प्रोसेस हैं, ठीक है, जो कि किसी जीव में होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो ये हम लोग स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। द लिविंग वर्ल्ड comprises an amazing diversity of living organisms। अगर हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत तरह की डाइवर्सिटी, विविधता देखने को मिलेगी। देखिए पूरे वर्ल्ड में क्या है ना कि अलग अलग जगह का अलग अलग क्या है, क्लाइमेट है, ठीक है। अलग अलग क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे पाए जाने वाली जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पीसीज हैं, वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड में हम लोग जो है ये डाइवर्सिटी पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms। जो आदि मानव हुआ करते थे, ठीक है। तो अब आप जानते ही हैं कि कोई भी inanimate matter जिसमें चेतना नहीं है, ठीक है, ऐसा मैटर, ठीक है, जो जिसमें कि चेतना नहीं हो, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कि चेतना हो, इसके बीच में जो है बहुत ईजिली जो है डिफरेंस देखा जा सकता है। अर्ली मैन डीआइफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। देखिए जो इनएनिमेट मैटर हैं वो कौन कौन से मैटर हो गए, जैसे विंड हो गया, सी हो गया, फायर हो गया, ठीक है, ये जो एबाटिक कंपोनेंट हैं ये सारे, एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट। Common feature of all such forms of inanimate object was the sense of awe or fear that they evoked। अब क्या कह रहा है कि जो कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है, इनएनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट के जो कॉमन फीचर्स हैं, किसके, जिन चीज़ों में चेतना नहीं हो या जिन चीज़ों में चेतना हो, इनके भी कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे सेंस ऑफ और फियर दैट दे इवोक्ड, मतलब कि विस्मय का भाव हो गया और भय की भावना हो गई, इन तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। The description of living organism including human beings began much later in human history। अगर हम लोग मानव सभ्यता को देखते हैं, मानव की इतिहास को जानेंगे, तो बहुत ही बाद में ये शुरू हुआ। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हैं, इनके डिस्क्रिप्शन को जो भी पढ़ा गया वो बहुत ही बाद में शुरू हुआ, अगर हम प्राचीन समय को देखते हैं तो। Society which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। देखिए जो सोसाइटी, ठीक है, वो क्या करती है कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, यानी कि नर केंद्रित, सिर्फ मानव केंद्रित बायोलॉजी की अगर स्टडी करता है, तो बायोलॉजी की नॉलेज अगर हम देखें उसमें तो लिमिटेड हो जाती है। मतलब ये माना जाए एंथ्रोपोसेंट्रिक में कि यूनिवर्स का मेन जो सेंटर है वो ह्यूमन ही है और ह्यूमन ही इम्पॉर्टेंट है, मैन की ही। तो सिर्फ मैन और ह्यूमन को लेकर अगर हम लोग स्टडी करते हैं
तो बायोलॉजी की नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। बायोलॉजी मतलब कि जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें जो लिविंग प्रोसेसेस हैं, उनकी स्टडी को हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिर्फ मैन को रख के हम लोग बायोलॉजी को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि सिस्टमैटिक एंड जो हो गया मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी, डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो देखिए, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग सिस्टमेटिक और मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन का मतलब मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन मतलब कोई चीज़ जो बहुत बड़ी है, मैसिव है ना, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो उनका एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो उससे क्या हम लोग को मिलता है कि हम लोग उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो मतलब पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, उसका एक पर्टिकुलर नाम देंगे और क्लासिफाई करेंगे, यानी अलग अलग टाइप्स के जो हैं ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अलग अलग ग्रुप में रखेंगे जिनका एक जैसा करैक्टर होगा। तो जो है सिस्टमेटिक और मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन का ये क्या है फ़ायदा होता है कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। The biggest spin of such study was the recognition of sharing of similarities among living organism both horizontally and vertically। देखिए, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको समझना है कि क्या लिखा हुआ है कि जो स्टडी करके जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी को अगर हम लोग देखें तो हम लोग उसमें क्या देखेंगे कि हॉरिजेंटली और वर्टिकल रिलेशनशिप देखेंगे स्पीसीज़ का। मान लिए कोई दो स्पीसीज़ है, ये स्पीसीज़ 1 है और ये स्पीसीज़ 2 है, और इन दोनों के हमको रिलेशन को देखना है, ठीक है। तो दो तरीके से इनके रिलेशनशिप को देखा जा सकता है, एक हॉरिजेंटली स्टडी करके, एक वर्टिकली। हॉरिजेंटली का मतलब मान लीजिए कि ये जो दोनों स्पीसीज़ हैं वो इसी समय की, अभी सेम टाइम की बात हो रही है, इसी समय में स्पीसीज़ 1 और स्पीसीज़ 2 में क्या डिफरेंस है, तो इसका हम लोग जो रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। और वर्टिकुलर मतलब है कि मान लीजिए कि ये स्पीसीज़ 1 अभी का है, ठीक है, और ये स्पीसीज़ 2 अभी की बात हो रही है टाइम की, और स्पीसीज़ जो 1 है ये पुराने समय की, पास्ट की कोई स्पीसीज़ है, बहुत पुराने समय की है। तो इसी स्पीसीज़ का जब हम लोग पास्ट के साथ में देखेंगे रिलेशन, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल रिलेशनशिप हो गया, हम लोग स्पीसीज के बीच का देखें, ठीक है। ऐसे ही दिख रहा है, ये वर्टिकल हो गया और ये जो हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हम लोग जब स्टडी करेंगे ऑर्गेनिजम्स की अच्छे से, तो हम लोग उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशनशिप को भी अच्छे से देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स को वो पहले वाले स्पीसीज से शेयर करता है अभी में, या अभी दो जो हैं स्पीसीज वो कैसे साथ में कुछ कैरेक्टर्स को लेके चल रही हैं। तो ऐसे हम लोग पास्ट की भी लाइफ को जान जाएंगे, अभी की लाइफ को जान जाएंगे, और आने वाले टाइम में किस तरह की ये स्पीसीज और इवॉल्व होके बनेगी इसको हम लोग जान जाएंगे। दैट ऑल प्रेजेंट day living organisms are related to each other, and also to all organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity। देखिए, अब क्या है कि जब इस तरह की स्टडी हम लोग करेंगे तो इससे भी क्या हुआ है कि एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है ह्यूमन में, और जब पता चला कि हाँ कुछ स्पीसीज जो पहले हुआ करती थी, ठीक है, तो वो अब नहीं है, सरवाइव कर रही हैं, या अब जो स्पीसीज कुछ हैं उनकी संख्या कम है। तो अब संख्या कम है तो हम लोगों को समझ में आया कि चलो अब क्या करना है, उनको कंजर्वेशन करना है, डाइवर्सिटी को बचाना है, ठीक है। तो यही स्टडी जो है वो ह्यूमन को इसके प्रति बहुत ही एक संवेदना को बढ़ाती है कि वो कंजर्व करें, ठीक है, जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट्स के जितने भी चैप्टर हैं, यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स फ्रॉम अ टैक्सोनॉमिस्ट परस्पेक्टिव।
तो एक अगर टैक्सोनॉमिस्ट के हिसाब से देखें, परसेप्शन को देखें, ठीक है, तो उनका क्या, वो किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट के सारे चैप्टर्स में देखेंगे। लिविंग वर्ल्ड क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, और प्लांट किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम क्या है, तो ये सारी चीज़ें। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट इसलिए रहा क्योंकि ये आप डाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस को बता पाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट वीडियो के मैं आपको लिविंग वर्ल्ड के छोटे छोटे सब टॉपिक को एक एक वीडियो में करके बताऊंगी। अगर आपको चैनल पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।